Hello 12th class students. So we are in this class we are going to continue with our colligative properties that we have started in the last class. So two of the colligative properties we have already discussed, that is relative loading in vapor pressure and elevation in boiling point. Here the next one property, that is depression in freezing point of a solvent by adding a non-volatile solute. It means if you are going to add a non-volatile solute to the solvent, its freezing point will decrease. जैसे आपने देखा होगा आइस के freezing point को और ज़्यादा decrease करने के लिए हम उसमें NaCl यूज़ करते हैं. ऐसे ही आपके जो high hill areas होते हैं, they are using an antifreeze, that is ethylene glycol. ethylene glycol एक antifreeze होता है, वे हिली एरियाज में यूज होता है इन कार रेडिएटर्स. जो कार के रेडिएटर्स हैं उसमें यूज होता है आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल. एंड ऑल्सो दे आर हिली स्टेशंस पे जो बर्फ होती है उसको हटाने के लिए, स्नो को मेल्ट करने के लिए दे आर जस्ट स्प्रिंकल NaCl टू इट. बिकॉज आप NaCl ऐड करोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का डिक्रीज हो जाता है और इतना टेम्परेचर वहां पर नहीं मिलता है, इसलिए आइस क्या हो जाती है, मेल्ट. तो बेसिकली जब आप सॉल्यूट ऐड करते हो तो उसमें क्या होता है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है. जैसे आइसक्रीम, जो आइसक्रीम पार्लर्स होते हैं वहां पर वो आइस के साथ NaCl का यूज करते हैं ताकि आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और कम हो जाए और आपका जो आइसक्रीम है वो ज्यादा अच्छे से फ्रीज हो. ओके, सो दीज आर द ऑल थिंग दैट इज अबाउट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. आप उससे पहले हमें फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन पता होना चाहिए. If you remember in the last class I told you about that every state of matter has its freezing point. चाहे वो liquid हो, solid हो या gaseous हो, every state of matter has its vapor pressure. तो freezing point होता है temperature at which vapor pressure of a liquid state of any liquid is equals to the vapor pressure of solid state at atmospheric pressure. आपने water लिया है, water का freezing point होगा जब आपके वाटर के लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर वाटर के सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा जिस टेम्परेचर पर, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस. ऑब्वियसली बात है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है. टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है. इट मीन्स जैसे जैसे आपके लिक्विड को आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो आपका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा. A stage will reach when your vapor pressure will equals to the solid state. उसी टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट. सपोज करो आपका लिक्विड है, लिक्विड वाटर है, ठीक है, उसका 0.8 है और जो वाटर का जो आइस होता है उसका 0.1 है. जैसे अब आप एक टेम्परेचर करते जाओगे, ठीक है, आप टेम्परेचर को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे. व्हेन दिस 0.8, जब ये वाटर का भी वेपर प्रेशर 0.1 के इक्वल हो जाएगा तो इट इज सेड टू बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. एंड इनफैक्ट फ्रीज होने के बाद भी अगर आप और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता रहता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Once you reach to the freezing point of any substance and you are continue to decreasing the temperature, तो solid state का जो vapor pressure है वो और कम होता रहता है, but रहेगा वो solid state में पर और ज्यादा कम आपका vapor pressure होता चला जाएगा solids का. ठीक है, तो ये आपके freezing point की definition है. अब obviously बात है, आप देखिए जब आप किसी भी liquid को ले रहे हो, ठीक है, we are saying that we are going to take a liquid, its vapor pressure will decrease. ठीक है, अब जरा हम एक ग्राफ से समझते हैं इसको सिंपली. Here we are going to take the vapor pressure, here we are going to take the temperature in Kelvin. ठीक है, अब जो एक्सपेरिमेंटली हमने इस ग्राफ को देखा है, एक्सपेरिमेंटली हमने कोई भी लिक्विड हम लेते हैं तो हमें इस तरीके का ग्राफ मिलता है. कोई भी लिक्विड मैंने लिया, ए लिया मैंने, सपोज करो ए लिक्विड है मेरा, ठीक है, ए मैं यहाँ पर सॉल्वेंट को ले रही हूँ और बी यहाँ पर मैं किसको ले रही हूँ, सॉल्यूट को. ओके, ए प्लस बी आपका सोल्यूशन हो जाएगा. ठीक है, मैंने कोई भी एक लिक्विड लिया, मैंने उस लिक्विड का सॉलिड स्टेट, उस लिक्विड के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर को स्टडी किया बाय डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर. ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट है, मैं उसका टेम्परेचर और डिक्रीज करते जा रही हूँ और उसको एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करते जा रही हूँ. तो ऐसे मुझे ग्राफ मिला. मीन्स इस पूरी लाइन के अकॉर्डिंग आपका लिक्विड किस में रहेगा, फ्रोजन स्टेट में होगा. किस में होगा, फ्रोजन होगा. पूरा इस लाइन के अकॉर्डिंग आपका फ्रोजन स्टेट में होगा. अब हम क्या करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू टेक आवर सॉल्वेंट. सपोज कर लियो मैंने यहाँ पर सॉल्वेंट लिया है, वो मेरा इस टेम्परेचर पर है, ठीक है.
आई एम गोइंग टू डिक्रीज इट्स टेम्परेचर, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। और एक स्टेट आएगी कि यहाँ पर वो किसके साथ मिल जाएगा, इस वाली लाइन को कट कर जाएगा। ये लाइन किसकी थी, फ्रोजन सॉल्वेंट की। ये लाइन किसकी है, फ्रोजन सॉलिड की। इट मींस व्हेन दिस लाइन इज व्हेन दिस सॉल्वेंट लाइन, ये किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए है। आपको भी पता है, आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड होगा, एज यू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इट्स वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। तो आपका उसका वेपर प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होगा और एक पॉइंट पे आके इसे कट करेगा। इट मींस द टेम्परेचर at which it coincides with this frozen line is known as freezing point of the pure solvent, TF naught, freezing point of solvent. Now next what we are going to do that, now we are going to take the solution. It means we are going to add a solute into the solvent. तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप सॉल्यूट ऐड करोगे तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पहले से डिक्रीज होगा या नहीं होगा, ये तो हम पहले देख चुके हैं। अब इस लाइन को स्टडी कीजिए तो देखिए, ये आपको इस तरीके से मिलेगा। आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है ये लाइन इस तरीके से। ये आपका क्या हो गया, TF। TF इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। किसके लाइन के लिए होगी, सोल्यूशन के लिए होगी, ठीक है। इट मींस बाय यूजिंग द ग्राफ, बाय सीइंग द ग्राफ वी कैन इजीली कंक्लूड दैट freezing point of the solution is less than as compared to the freezing point of the solvent। और यहाँ से मैं डेल्टा TF निकाल सकती हूँ। मैं डेल्टा TF मैंने आपको हमेशा बोला है ज्यादा में से कम को माइनस करना है। योर डेल्टा TF विल बी TF नॉट माइनस TF। इट मींस प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से आप सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस करोगे तो आपको डेल्टा TF मिलेगा। दिस डेल्टा TF इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एक याद करने वाली बात है, डिप्रेशन इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था तो हमने सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस किया था। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। बस आपको इतना याद रखना है, आपको ज्यादा वाले में से कम माइनस करना है, तभी आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। तो ये आपका हो गया डेल्टा TF। ये क्या हो गया, डेल्टा TF। ऑब्वियसली बात है, आप खुद ही सोचिए, व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड अ सॉल्यूट इनटू द सॉल्वेंट तो उसके सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर भी तो कम होगा या नहीं होगा। तब उसके सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर कम होगा तो अब आपको टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा उस वेपर प्रेशर तक को ले जाने के लिए। तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, और ज्यादा डिक्रीज, क्योंकि आप कम कर रहे हो टेम्परेचर को। सो दिस इज अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट। डेल्टा TF की वैल्यू आ गई TF नॉट माइनस TF। ओके, सो आई होप दैट दिस ग्राफ इज क्लियर टू यू, किस तरीके से बनाया है। अब हम इसका वही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। Its mathematical expression is delta TF is directly proportional to molality. Delta TF is equals to KF into molality. This is small m. KF आपका होता है यहाँ पर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर हम इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यूनिट इसकी वही रहेगी केल्विन केजी पर मोल। इट्स यूनिट्स विल बी केल्विन केजी पर मोल। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा डेल्टा TF शुड बी इन केल्विन। यूनिट इसकी केल्विन में है। मोलालिटी का फॉर्मूला जब आप एक्सपेंड करोगे तो फॉर्मूला वही आएगा, जब आप इसे लास्ट में जाके एक्सपेंड करोगे मोलालिटी के फॉर्मूले को तो टोटल आपका क्या आएगा, यहाँ लिख रही हूँ मैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी क्या होता है, WB अपॉन MV इंटू WA। और अगर ये WA दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर ये ग्राम में है तो आप ऊपर क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई। KF आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हो गया, WB इज द मास ऑफ द सॉल्यूट, MV इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, WA इट इज द गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। और अगर ये ग्राम में है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज केजी में है तो ये एज इट इज रहेगा। So this is about the equation that we are going to study in the depression in freezing point। हाँ, कभी कभी क्या होता है KF और KB की वैल्यू गिवन नहीं होती, ठीक है, और हमें पता भी नहीं है कि वाटर है या क्या है, सॉल्वेंट गिवन नहीं होती, तो अब वहां पर कुछ ऐसी अलग से वैल्यूज दी हुई थी जो हमने इस पूरे चैप्टर में कहीं नहीं पढ़ी। तो यहाँ पर आपको दो फॉर्मूलेज याद करने हैं स्पेशली टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ KB एंड KF। वैसे तो बहुत कम यूज होते हैं, बहुत रेयर केस ऐसा हुआ है कि आज तक CBSE में ऐसा कोई न्यूमेरिकल आया हो कि आपको फॉर्मूले यूज करने पड़े होंगे, बट ऑल्दो इट इज मेंशन इन योर NCERT, सो वी मस्ट नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ KF एंड KB। तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिख रही हूँ KF और KB का,
वो आपको प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। KF और KB का फॉर्मूला, द फॉर्मूला फॉर KB इज इक्वल्स टू R into WA into TB naught square upon delta TF, एक मिनट, upon delta TF and delta TF multiplied by thousand. Sorry, बेटा sorry. Yes. Now see this formula. R into WA TB naught square delta H vaporization into 1000. तो ये आपका फॉर्मूला है that is used to find out the value of KB and KF. KF में बस थोड़ा सा चेंज होगा, KF में यहाँ पर क्या चेंज होगा मैं आपको बता देती हूँ। R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जो आप बहुत बार यूज करते हैं। इट्स वैल्यू कैन बी 8.32, ठीक है। 8.3 जो आप लेते हो किलोजूल पर मोल, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एच वेपोराइजेशन भी लिया है। WA इज द मोलर मास ऑफ WA इज द गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। TB नॉट आपको दिया हुआ है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू 1000। ऐसे KF के लिए KB बॉइलिंग पॉइंट है तो हमने डेल्टा एच वेपोराइजेशन लिया है। KF फ्रीजिंग पॉइंट के लिए है तो हम डेल्टा एच वेपोराइजेशन की जगह क्या लेंगे, डेल्टा एच फ्यूजन, और TB की जगह क्या लेंगे, TF। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इनको भी आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा जरूर, ठीक है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ KB एंड KF, ठीक है। अब जरा हम चलते हैं एक न्यूमेरिकल की तरफ जो इससे रिलेटेड है थोड़ा सा, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल ले रही हूँ मैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है NCERT का ही है बेटा ये क्वेश्चन। अ सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, ब्रैकेट में लिख लिया 5% बाय मास, इतना दिया हुआ है, ठीक है। 5% बाय मास इन वाटर has freezing point 271 Kelvin. Full stop. Calculate the freezing point of 5% solution of glucose in water. Glucose in water if TF naught for water, मैं पूरा नहीं लिख रही, is 273.15 Kelvin. Now these are the values that are given to you. अब आपको इस क्वेश्चन में पहले सोचना है कि आपको क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ। सिंपल है, a solution of cane sugar that is 5% by mass, 5% by mass cane sugar solution है, उसका वाटर में फ्रीज, उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 271 है। यू हैव टू कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इफ TF नॉट फॉर वाटर इज 273.15। नाउ जस्ट सी देयर आर टू सोल्यूशन गिवन हेयर, ठीक है। कितने सोल्यूशन दिए हुए हैं आपको, दो सोल्यूशन दिए हुए हैं, एक केन शुगर इन वाटर है और दूसरा शुगर इन वाटर है, दूसरा आपका क्या है, ग्लूकोज इन वाटर है। तो दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, इट मीन्स यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ कंपेयर करना है। नाउ जस्ट सी द क्वेश्चन, मैंने आपको कहा KF की वैल्यू गिवन होगी, यहाँ मुझे गिवन है नहीं है, और ये क्वेश्चन में ही नहीं है। इट मीन्स अगर आपको KF की वैल्यू गिवन नहीं है और यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, KF ही फाइंड आउट करना होगा। मुझे कैसे पता चला, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर मेंशन इन द क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप पहले केन शुगर वाला देखिए, मैं फॉर केन शुगर कर रही हूँ यहाँ पर सोल्यूशन, ठीक है। केन शुगर के लिए मैं सोल्यूशन कर रही हूँ, पहले हम डेल्टा TF निकालते हैं। डेल्टा TF विल बी TF नॉट माइनस TF। TF नॉट क्या है 273.15 और TF आपको क्या दिया हुआ है 0.15 minus 273. Now the value of delta TF it comes out to be 2.15 Kelvin. ये delta TF की वैल्यू आ गई, ठीक है। और अगर आप डेल्टा TF का फॉर्मूला देखो तो डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है KF इंटू WB अपॉन MV इंटू WA इंटू 1000, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। डेल्टा TF मुझे पता है, MB मुझे पता है बिकॉज आई नो द फॉर्मूला ऑफ केन शुगर दैट इज C12H22O11। केन शुगर का मुझे फॉर्मूला भी पता है, ठीक है।
WB और WA मुझे दोनों पता है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता होगा, जस्ट लुक एट दिस, 5% बाय मास, सॉल्यूशन क्या दिया है, 5% बाय मास ऑफ केन शुगर, यही तो सॉल्यूशन दिया है। इट मींस इसका मतलब क्या है, 5 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब ये है 5% सोल्यूशन का मतलब क्या है, 5% केन शुगर है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। इट मींस WB आपका क्या हो गया, WB इज इक्वल टू 5 ग्राम, ठीक है। WA क्या हो गया, टोटल सोल्यूशन इज 100 ग्राम, टोटल सोल्यूशन कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, और सॉल्यूट उसमें से 5 है, 100 में से 5 माइनस करोगे तो आपका WA आ जाएगा कितना, 100 माइनस 5 दैट इज 95 ग्राम। तो आपको अब आप यहाँ देखो, मुझे सारी वैल्यूज पता है उस पे, सिर्फ किसको छोड़कर, KF को छोड़कर, ठीक है, सिर्फ KF को छोड़कर ऑल द वैल्यूज आर मेंशन इन द क्वेश्चन। इसका मतलब मुझे सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, पहले इसमें KF और फिर उस KF को फाइंड आउट करके मैं यहाँ से मैं दूसरा पार्ट स्टार्ट करूंगी। यानी इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, वाटर है, वाटर का KF तो सेम रहेगा, आप उसमें कुछ भी ऐड करो, ठीक है। तो इसमें अब आपको क्या करना है, इसमें अब आपको करना है फर्स्ट की हेल्प से मैं KF निकालूंगी, सारी वैल्यूज को वहां पुट करके KF निकालेंगे। उसके बाद उस KF की हेल्प से जो आपको दिया हुआ है ना, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, उसकी हेल्प से इसका डेल्टा TF निकालना है, ठीक है। क्योंकि डेल्टा TF अलग होगा, क्योंकि आपको पहला जो ये दिया हुआ है ये केन शुगर के लिए दिया हुआ है। तो अब आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब आपका KF निकल जाएगा उस KF की वैल्यू को आप दोबारा इस इक्वेशन में पुट करेंगे, बट इस बार आपका सॉल्यूट क्या होगा, ग्लूकोज होगा एज कंपेयर टू द केन शुगर। केन शुगर नहीं होगा, इस बार आपका सॉल्यूट क्या होगा, केन शुगर। तो आप KF की वैल्यू वहां से निकाल के दूसरा सेम फॉर्मूला अप्लाई करके फिट कीजिए और आपका वहां से डेल्टा TF आएगा। डेल्टा TF आ गया, TF नॉट आपको पता है, तो आपको किसका आ जाएगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आएगा जब आपने उसमें ग्लूकोज ऐड किया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम अपनी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं, 4th वन, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, डिनोटेड बाय पाई, जनरली पाई से डिनोट करते हैं, या किसी और उसमें भी लिखा होगा, जनरली पाई से डिनोट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोटेड बाय पाई, ठीक है। ऑस्मोसिस आपने पहले भी सुना है वर्ड, कहाँ सुना है मैं आपको बताती हूँ नॉर्मली, ठीक है। आप रेजिन्स किशमिश जो होती है उसको आप वाटर में रखिए, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, आप कुछ टाइम बाद देखते हैं दे विल स्वेल अप, कैसे हो जाती है, वो स्वेल हो जाती है, ठीक है। वो स्वेल होंगी, वाटर में रखने से वो क्या हो गई, स्वेल हो गई, ठीक है। आप कहते हो इसका ऑस्मोसिस हुआ है, क्या हुआ है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस सिंपली होता है द फ्लो ऑफ एनी सॉल्वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यस, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ सॉल्वेंट, स्पेशली the flowing of one solvent from one place to another place, that is quite related to the osmosis process. आपने डिफ्यूजन पढ़ा है, डिफ्यूजन सिंपली क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एनी टू सब्सटेंस, मतलब दो सब्सटेंस का आपस में, मतलब ये 2 सब्सटेंस है, ये दोनों सब्सटेंस चलेंगे और आपस में मिक्स हो जाएंगे। बट ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस है एक यहीं रहेगा, एक अपनी जगह है, उसमें दूसरा आके मिक्स हो रहा है। इट मींस देयर इज अ क्वाइट डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन सिंपली होता है द इंटरमिक्सिंग ऑफ एनी टू सब्सटेंस, बट ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस मैं आपको बताती हूँ। ऑस्मोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और इसे समझने के लिए हमें पहले कुछ टर्म को समझना होगा, और वो सबसे पहले हमारी टर्म आती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या नाम आता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कैसे, आप सपोज करो आप कोई भी लिक्विड ले रही हूँ, ठीक है, मैंने ये लिक्विड लिया, इस लिक्विड के अंदर मैंने एक रेजिन को रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, रेजिन, ठीक है। ये लिक्विड मेरा वाटर है। आफ्टर सम टाइम आई विल ऑब्जर्व दैट इट विल स्वेल अप। ये स्वेल क्यों हुई होगी, ऑब्वियसली बात है, जो वाटर बीकर में प्रेजेंट है वो इस रेजिन के अंदर गया होगा, ठीक है। इस रेजिन के अंदर वो गया थ्रू दिस कवर, ये ऊपर का उसका कवर है या नहीं है, ये क्या है, ऊपर का कवर है। तो ये जो लिक्विड है ये इसके अंदर जाएगा थ्रू दिस कवर, एंड दिस कवर इज रिलेटेड टू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है, दिस कवर इज जनरली कॉल्ड एज
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से वो सिर्फ कुछ ही पार्टिकल्स को अलाउ करती है फ्लो करने के लिए। जैसे कि मैंने इसमें आपको क्या बोला, द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द बीकर मूव इनसाइड द रेजिन, बट द कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन द रेजिन विल नॉट मूव आउटसाइड बिकॉज दैट मेम्ब्रेन इज सच लाइक इट कैन ओनली अलाउ द फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड इट, लेकिन उसके अंदर के कंपोनेंट को बाहर नहीं आने दे रही है। तो सिंपली अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज समथिंग, semi-permeable membrane is a kind of membrane which allow the flow of some particles only through it, and that particle is specially solvent। क्या होता है सेमी परमिएबल? एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू सिर्फ आप कुछ पार्टिकल्स को फॉलो कर सकते हो। जैसे सिंपली मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सबसे पहले हम लिखते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है SPM, ठीक है। मेम्ब्रेन विच अलाउ to pass some particles only through it, ठीक है। and these particles are generally solvent particles, generally solvent molecule, not solute। it means हम ऑस्मोसिस में पढ़ रहे हैं, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑस्मोसिस, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम पहले ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल साइज को कंसीडर करके एक ऐसे मेम्ब्रेन देखते हैं जो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को फ्लो करना पास करे और सॉल्वेंट सॉल्यूशन उसको सॉल्यूट को ना करे। तो यहाँ से हम ऑस्मोसिस को सिंपली डिफाइन करते हैं, ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अच्छा एक बात और, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है दे में भी सिंथेटिक और दे में भी नेचुरल। नेचुरल कैसे होते हैं? जो भी आपके एनिमल्स या फिर जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है दे विल एक्ट एज ए नेचुरल मेम्ब्रेन। जैसे आपका पार्चमेंट हो गया, ठीक है। पार्चमेंट इज अ नेचुरल मेम्ब्रेन, जो भी आपका पार्चमेंट होता है दैट इज नेचुरल मेम्ब्रेन होते हैं। सेलोफोन, ये कैसे होता है? नेचुरल भी हो सकते हैं, नेचुरल में मैं लिख रही हूँ सेलोफोन, इट इज अ नेचुरल मेम्ब्रेन। पार्चमेंट इट इज ऑल्सो ए नेचुरल मेम्ब्रेन। कुछ सिंथेटिक भी होती है, ठीक है। सिंथेटिक आपका होगा कॉपर फेरोसाइनेट, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये आपका क्या होगा? ये आपके कोई भी ये सिंथेटिक मेम्ब्रेन है और ये नेचुरल। आपको एटलीस्ट एग्जांपल याद होने चाहिए, एक नेचुरल और सिंथेटिक। तो ये नेचुरल भी हो सकती है और ये सिंथेटिक भी हो सकती है, आपकी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब हम जरा ऑस्मोसिस को पढ़ते हैं। ऑस्मोसिस सिंपली क्या होता है? ऑस्मोसिस है दिस इज योर SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सॉल्वेंट है, सिर्फ सॉल्वेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है? आपने सोल्यूशन लिया हुआ है। सपोज करो मैं पहले कम ले रही हूँ, सोल्यूशन का मतलब क्या होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों में। अब ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस होगा सिंपली, ऑस्मोसिस को अगर मैं डिफाइन करूं तो ऑस्मोसिस होगा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट molecules from solvent side to solution side। The flow of solvent, it means आपका जो solvent है वो यहां से किधर मूव करेगा? यहां पर, ये देखिए मैं इस तरीके से एरो लगा रही हूं, ये आपका सॉल्वेंट यहां से किस तरफ मूव करेगा? सॉल्वेंट की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। अच्छा, ऑस्मोसिस की कहीं कहीं एक और डेफिनेशन लिखी होती है, सिंपली द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स from low concentration to high concentration of the solution through a semi-permeable membrane। अब लो कंसेंट्रेशन इसका मतलब ये नहीं है सॉल्वेंट कम है, लो कंसेंट्रेशन कब होगी? जब आपका उसमें सॉल्यूट कम होगा। और हायर कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है? सॉल्यूट
ज्यादा होगा, तो सिंपली ये है जो ऑस्मोसिस होता है, इन दैट द ऑस्मोसिस प्रेशर द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम इट्स हायर लेवल टू लोअर लेवल। सिंपल है, सॉल्वेंट जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ फ्लो करेगा। अब हो सकता है कि आपने दो सॉल्यूशन लिए हैं ए और बी, ठीक है। अगर मैं दो सॉल्यूशन ले रही हूँ यहाँ पर ए और बी, ठीक है, ये सॉल्यूशन आपका 1% है और ये सॉल्यूशन आपका 5% है, यानी इसमें 1 ग्राम सॉल्यूट है, इसमें 5 ग्राम सॉल्यूट है, अब बाकी सारा सॉल्वेंट है। तो अब ऑस्मोसिस कहाँ होगा, ए टू बी की तरफ होगा। अब इसका मतलब ये नहीं ये दोनों सॉल्यूशन है दोनों सॉल्यूशन, कोई बात नहीं, बट एक जगह सॉल्यूशन ज्यादा है और एक जगह सॉल्वेंट ज्यादा है और एक जगह सॉल्वेंट कम है। तो जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ जाएगा। जैसे अगर आप इस फिगर में देखो, इधर सिर्फ सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों है, तो इट मींस दोनों में इधर से इधर ट्रांसफर होगा ना, तो दिस इज सिंपली ऑस्मोसिस, ठीक है। अब ये ट्रांसफर कब तक होगा, ये ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों में इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए, मतलब दोनों का लेवल एक सा ना हो जाए, ठीक है। अब होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे ऑस्मोसिस होता जा रहा है, ठीक है, ऑस्मोसिस होता जाएगा तो मेरा सॉल्वेंट उधर की साइड सॉल्यूशन की तरफ जाता जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, ठीक है। अब अगर सपोज करो मुझे इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकना हो तो मैं क्या करूंगी, क्या करेंगे हम इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए, मतलब मैं ये चाहूंगी कि मेरा सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड ना जाए। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, सिंपली मैं क्या करूं, आई विल अप्लाई, पिस्टन मैंने लिया है, पिस्टन का काम क्या होता है, प्रेशर अप्लाई करना। क्या काम होता है पिस्टन का, प्रेशर अप्लाई करना। तो मैं अब क्या लूंगी, मैं सॉल्यूशन साइड मैंने एक पिस्टन लगाया हुआ है और उस पिस्टन से मैं प्रेशर लगा रही हूँ। अब जब हम पिस्टन से प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, अगर सपोज करो मैं इधर से धक्का मार रही हूँ, ठीक है, आप इधर से, मुझे कोई इधर से धक्का दे रहा है, समवन इज पुशिंग मी आउट फ्रॉम दिस साइड, और उधर से भी मुझे धक्का मिल रहा है, तो मैं अपनी जगह रहूंगी या नहीं रहूंगी, इधर से मुझे कोई पुश कर रहा है, मैं उधर गई, ठीक है। जैसे मेरा जो ये सॉल्वेंट था ये इधर मूव करा, ठीक है, तो ये इधर से पुश आया, इधर मूव करा, लेकिन यहाँ पर मैं क्या लगा रही हूँ, पिस्टन से प्रेशर लगा रही हूँ, इट मींस कोई इधर खड़ा हुआ है, उसने मुझे इधर पुश किया, तो जितना मैं इधर से इधर पुश होंगी, इधर बीच में आके खड़ी हो जाऊंगी या नहीं। इन द सेम वे व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई द प्रेशर on the solution side, it will stop the flow of solvent molecule from solvent side to solution side। obviously साइड बात है, जब आप solution side प्रेशर अप्लाई करोगे तो जितना सॉल्वेंट इधर मूव कर रहा है वो वापस इधर जाएगा, क्योंकि आपने जो मेम्ब्रेन ली है वो सिर्फ सॉल्वेंट के फ्लो को अलाउ करती है, सॉल्यूट नहीं करता, तो सॉल्यूट तो यही रहेगा, बट प्रेशर अप्लाई करने से आप ये कह सकते हो कि जितना सॉल्वेंट आपका इधर जा रहा है वापस इधर जा रहा है। तो सिंपली आप क्या कर रहे हो, जो सॉल्वेंट फ्लो हो रहा था उसको रोक रहे हो, मतलब अगर वो फ्लो हो भी गया तो उसको वापस भेज रहे हो, इट मींस आप उसके फ्लो को क्या कर रहे हो, स्टॉप कर रहे हो। दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर, सिंपली डिफाइंड एज द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड which will stop the flow of solvent molecule from lower concentration of solution to higher concentration of solution, और सिंपली कह सकते हो फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। आप सॉल्यूशन साइड एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो हो रहे थे सॉल्यूशन की तरफ वो फ्लो होना रुक जाएंगे। दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, एज यू आर स्टॉपिंग द ऑस्मोटिक प्रोसेस बाय अप्लाइंग द प्रेशर। और ऑब्वियसली बात है, आप खुद देखिए, अगर आप सिंपली देखिए, अगर आपका सॉल्यूशन ज्यादा कंसेंट्रेटेड होगा तो आपको प्रेशर ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। इफ योर सॉल्यूशन इज मोर कंसेंट्रेटेड तो आप उतना ही ज्यादा क्या अप्लाई करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे। तो यहाँ से हम, अब मैं डेफिनेशन लिख नहीं रही, मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं कि सिंपली जो आपका पाई होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और यहाँ पर हम कंसंट्रेशन लेंगे मोलारिटी। क्या लेंगे, मोलारिटी, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द लिक्विड सोल्यूशन हेयर, और लिक्विड सोल्यूशन में हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि हम पहले वॉल्यूम लें, फिर डेंसिटी से वॉल्यूम और मास का रिलेशन निकालें और फिर मोलारिटी कैलकुलेट करें। तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टेक हियर मोलारिटी, ये कंसंट्रेशन हम मोलारिटी की फॉर्म में मेजर कर रहे हैं। दूसरा, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर किसके प्रोपोर्शन होगा, टेम्परेचर के भी, मीन्स अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर, सॉरी इट मीन्स इफ योर टेम्परेचर इज हायर तो आपको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो लिक्विड का वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, इट मीन्स आप ऊपर से प्रेशर
प्रेशर लगा रहे हैं तो लिक्विड भी अपना प्रेशर बढ़ा रहा है क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। इट मीन्स आपको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे सॉल्वेंट को रोकने के लिए। तो दो चीज़ें हो गई, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू टी। प्रोपोर्शनली का साइन लगाते हैं, यहाँ पर आ जाता है RCT और सिंपली से कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ है CRT। दैट ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन इंटू R जो आपका गैस कांस्टेंट होता है इंटू T। तो ये आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अगर यहाँ पर आप कंसेंट्रेशन देखो तो पाई इज इक्वल्स टू होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम R इंटू T। तो आ गया आपका मोल्स। अब मोल्स आ गए तो यहाँ से हम मॉलिक्यूलर मास भी देख सकते हैं। तो दिस इज अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर वाली टर्म हो गई। नाउ आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म है, ठीक है। वो टर्म्स क्या क्या है? वो टर्म है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का मतलब होता है वो सॉल्यूशन, दो ऐसे सॉल्यूशन, अगर मैंने ए और बी दो सॉल्यूशन लिए हैं और दोनों सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो दीज सॉल्यूशन आर नोन टू बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है दीज आर नोन टू बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे ही आपका हाइपो और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। हाइपो का मतलब क्या है? हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपर से हमेशा याद रखना मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हाइपर क्या याद रखना है आपको? मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसका यूज होगा मैंने अभी आपको रेजिन का एग्जांपल दिया ना। रेजिन स्वेल क्यों हो गई? क्योंकि बाहर आपका ज्यादा सॉल्वेंट था, अंदर आपका कम होगा, तो इसलिए बाहर से अंदर गया। तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक। कौन सा सॉल्यूशन होता है? हाइपोटोनिक। इट मीन्स अगर आप दो, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इधर A है और इधर B है, तो अगर आपकी इसकी कंसंट्रेशन 5% है और इसकी कंसंट्रेशन 0.1% है, ठीक है, तो ये आपका इधर जाएगा। आपने कोई भी प्रोसेस लिया है तो यहाँ से क्या होगा? फ्लो इसके अंदर होगा। जिस भी स्पीशीज, B कोई स्पीशीज है और A आपका क्या है? सॉल्वेंट है। B आपका क्या है? जैसे आपने सपोज को डायग्राम बना के दिखाती हूँ। एक कोई सब्सटेंस है B, कुछ भी हो सकता है B या X लिख लो, ठीक है। ये कोई सब्सटेंस है, ये आपकी हो गई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये मैंने बाहर रखा है सॉल्यूशन, ठीक है। डिपेंड करता है ये आपका X है और ये क्या है? Y, ठीक है। X एक सब्सटेंस है,